Good morning, students. Hope all of you are safe at home. In our last class, we studied about agriculture. Do you remember? Yes. What is agriculture? Yes, agriculture. The word agriculture originated from the Latin word agri means soil and culture means cultivation. So, the meaning of agriculture is cultivation on सोइल में जो कल्टीवेशन करना उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। फिर हम अपने लास्ट क्लास में भी स्टडीड अबाउट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के विषय में हम लोग पढ़े क्या क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टेरिशरी एक्टिविटी के बारे में पढ़े। देन वी स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कितने तरह के फार्मिंग है, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़े। फिर जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव फार्मिंग। फिर हम लोग प्रिमिटिव फार्मिंग के बारे में पढ़े। प्रिमिटिव फार्मिंग में शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता है, नोमैडिक हर्डिंग आता है, इसके बारे में पढ़े। फिर कमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़े एंड कमर्शियल फार्मिंग again classified into three parts, that is first one is commercial grow farming and mixed farming and plantation के बारे में हम लोग पढ़े। Subsistence farming is further classified as intensive and primitive farming. Primitive farming includes shifting cultivation and nomadic herding. फिर हम लोग कमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़े, वाणिज्य कृषि के बारे में। इसमें हम लोग देखें कि वाणिज्य कृषि भी 3 भागों में बांटा गया है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन। द डिफरेंस बिटवीन सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में डिफरेंस में हम लोग देखें क्या है डिफरेंस। जो निर्वाह कृषि होता है उसमें कल्टीवेट्स इन स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, फार्मर जो है एक छोटा सा प्लॉट में कल्टीवेट करता है और सिंपल टूल्स यूज़ करता है एंड दे यूज टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। जो कृषि वो करता है वो फार्मर्स का ज़रूरत के लिए, अपनी फैमिली की ज़रूरत के लिए करते हैं। और कमर्शियल फार्मिंग में या वाणिज्य कृषि में क्या है, कल्टीवेट्स इन लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड। Most of the work is done by machines and crops are grown and animals are reared for sale in market. वहाँ पर crops को इसीलिए grow करते हैं, animals को इसीलिए वहाँ पर पालते हैं ताकि वो बिक्री बेच सके। उस दृष्टि से कमर्शियल फार्मिंग होता है। तो इतना हम लोग अपने लास्ट क्लास में पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेजर क्रॉप्स क्या है ये समझने से पहले मैं आप लोगों को क्रॉप सीजन इन इंडिया का जो क्रॉप सीजन है इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में ये नहीं है, लेकिन ये इसलिए बता रही हूँ ताकि जब हम लोग मेजर क्रॉप्स का कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा सीजन में आता है। ओके, सो द क्रॉप सीजन इन इंडिया is divided into 3 parts. First है राबी मतलब राबी में क्या है, in this season the crops grow in winter season from October to December and harvested in summer from April to June। यानी कि जो राबी है, राबी के जो फसल होते हैं वो विंटर सीजन शीत ऋतु में उसको हम बोते हैं और उसका हम कटाई करते हैं समर सीजन में। उसका एग्जाम्पल है वीट, गेहूँ। नेक्स्ट है खरीफ सीजन में क्या है, वी ग्रो द क्रॉप्स ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून फ्रॉम मई और जून एंड आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। और खरीफ में क्या है, मानसून जैसे शुरू होता है, मानसून मई में शुरू हो सकता है या जून में, ठीक है, तब हम इसको बोते हैं और सितंबर अक्टूबर तक हम इसका कटाई करते हैं। उसका मुख्य एग्जाम्पल है पैडी या राइस है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है। एंड थर्ड है
जायद जो सीजन है इट इज़ अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग समर सीजन में एक छोटा सा शॉर्ट सीजन होता है, इसमें हम वाटरमेलन, मस्क मेलन आदि का कृषि करते हैं। तो दिस आर द क्रॉप सीजन इन इंडिया, ये क्रॉप सीजन इंडिया का क्रॉप सीजन है। तो जो भी हम लोग आज मेजर क्रॉप्स पढ़ेंगे वो या तो राबी के अंतर्गत आता है या कारिफ के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स क्या है? Crops are necessary for human beings, animals and agro-based industry. ह्यूमन बींग के लिए, मनुष्य के लिए, पशुओं के लिए और जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उसके लिए भी कच्चे माल के रूप में हम कृषि का, क्रॉप्स का हम उपयोग करते हैं, मनुष्य के लिए, जानवर के लिए। और जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, कृषि आधारित जो उद्योग है, कृषि पर आधारित जो उद्योग है, उसके लिए भी हमें कृषि की ज़रूरत है, क्रॉप्स की ज़रूरत है। ये लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। और हमारे जो पॉपुलेशन के, बढ़ते हुए पॉपुलेशन की मांग की पूर्ति के लिए भी हमें बहुत वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स का ग्रो करने का ज़रूरत है। क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में हम क्रॉप्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं, आपके टीवी स्क्रीन में है। फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स एंड बेवरेज क्रॉप। फूड क्रॉप्स मतलब जो फूड से रिलेटेड है, फाइबर मतलब रेशेदार फसल, एंड बेवरेज मतलब पेय फसलें। तो फूड क्रॉप्स के अंतर्गत आता है राइस, मेज, व्हीट एंड मिलेट्स। एंड फाइबर क्रॉप्स के अंतर्गत आता है कॉटन एंड जूट। और बेवरेज क्रॉप के अंतर्गत आता है कॉफी एंड टी। सो फूड क्रॉप्स, ये 8 क्रॉप्स के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, लेसन में पढ़ना है। 4 फूड क्रॉप्स है, क्या क्या है आप बोलिए? यस, राइस, मेज, व्हीट एंड मिलेट्स। क्या है? चावल, मक्का, गेहूं और मिलेट्स के। और फाइबर क्रॉप या रेशेदार फसल वो क्या है? कॉटन और जूट, कपास और जूट के बारे में पढ़ना है। एंड बेवरेज क्रॉप्स जो पेय फसल है उसमें कॉफ़ी और टी के बारे में पढ़ना है। तो ये मेजर क्रॉप्स पढ़ाने से पहले मैं आपको आपका ध्यान इस तरफ ले आना चाहते हैं। आप स्क्रीन में देखिए, ये जो टेम्परेट जोन है उसका वर्ल्ड का दिया है। आपको मालूम है 0 डिग्री इक्वेटर है, एंड 23 नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जितना जो क्षेत्र है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये किस में आता है? ट्रॉपिकल जोन में आता है। ओके, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री से आर्कटिक सर्कल तक, एंड उसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर 66.5 अंटार्कटिक सर्कल तक, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल जोन कौन सा है, ट्रॉपिकल रीजन कौन सा आप समझ गए? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। और जो नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अटलांटिक सर्कल तक। ये हम लोग जो टेम्परेट जोन पढ़ते हैं उसका है। क्योंकि मेजर क्रॉप्स के जब पढ़ाने के टाइम जब बोलता है कि ये क्रॉप्स ट्रॉपिकल जोन में आता है या सब ट्रॉपिकल में, तो आपको इजीली समझ में आने के लिए ये बता दिया। और इंडिया में भी देखो, इंडिया का जो बीच से है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो ऊपर नॉर्थ में है वो सब ट्रॉपिक रीजन में आता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है। फर्स्ट अभी हम लोग फूड क्रॉप्स में राइस के बारे में पढ़ेंगे। राइस या चावल। चावल जो है मुख्य खाद्यान्न फसल है, एंड फॉर राइस द टेम्परेचर, द फेवरेबल कंडीशन, टेम्परेचर क्या चाहिए? अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए चाहिए, अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड रेंज चाहिए अबव 100 सेंटीमीटर इन एनुअल जो रेनफॉल इसके लिए चाहिए दैट इज 100 सेंटीमीटर। एंड द सॉइल इसके लिए जो चाहिए वो है अलुवियल सॉइल चाहिए, और जहाँ पर रेनफॉल कम होता है थ्रू कल्टीवेशन के द्वारा
इरिगेशन के द्वारा हम कल्टीवेशन करते हैं। जहाँ पर रेन कम होता है वहाँ पर हम इरिगेशन के द्वारा कल्टीवेशन करते हैं। क्लियर हुआ क्या है? इसके लिए राइस के लिए जो टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेन जो है अबाउट 100 सेंटीमीटर, एंड जहाँ पर रेनफॉल कम है वहाँ पर थ्रू इरिगेशन भी कल्टीवेट दिस राइस वहाँ पर, एंड सोइल जो है अलुवियल सोइल चाहिए। और द कंट्रीज वेयर दे आर ग्रोन इन मेजर crops that are China, India, Japan, Sri Lanka and Egypt, and places where they are grown in India. India में कहाँ पर ये grow करते हैं? Plains of North and Northeastern India, coastal areas and West Bengal. ठीक है। सेकंड है wheat. wheat जो है ये हमारे सेकंड खाद्यान्न में आते हैं। हम जो बीट खाते हैं इसके लिए जो रिक्वायर्ड फेवरेबल कंडीशन जो चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए? द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर या तापमान चाहिए। और रेन जो है रेन बारिश जो है 50 to 75 सेंटीमीटर रेन चाहिए एनुअली। ठीक है, साल में 50 to 75 सेंटीमीटर रेन चाहिए। और सोइल जो है वेल ड्रेन्ड लूमी सोइल चाहिए। वेल ड्रेन लूमी सोइल मतलब इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, ऐसा सोइल चाहिए। और द प्लेस, द कंट्रीज वेयर दे आर ग्रोन एज मेजर क्रॉप्स आर USA, Canada, Argentina, Russia, Australia and India. And places where they are grown in India are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan and parts of Madhya Pradesh. And next food crops है millets. Millets में क्या है? ज्वार, बाजरा एंड रागी आता है। ज्वार, बाजरा एंड रागी ये मिलेट्स में आता है। ठीक है। और ये जो मिलेट्स इसके लिए जो टेम्परेचर या फेवरेबल कंडीशन जो चाहिए, जोग्राफिकल फेवरेबल कंडीशन जो चाहिए उसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेन एनुअली कितना चाहिए? 35 to 50 सेंटीमीटर। जहाँ पर कम बारिश होता है, जो रेन लेस एरिया पर भी इसकी खेती की जाती है। एंड द सोइल जिसके लिए इसके लिए रिक्वायर है लेस फर्टाइल सोइल, सैंडी सोइल एंड शैलो ब्लैक सोइल, इस पर ये होते हैं। एंड द कंट्रीज वेयर दे आर ग्रोन एज नाइजीरिया, चाइना, नाइजर एंड इंडिया। एंड प्लेस वेयर दे आर ग्रोन इन इंडिया दैट इज ज्वार होता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में। एंड बाजरा होता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात में। और रागी होता है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में। एंड नेक्स्ट क्रॉप्स वो है मेज, जिसको हम मक्का कहते हैं, इसको हम कॉर्न भी कहते हैं। ठीक है, मेज। इसके लिए जो टेम्परेचर, द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड रेनफॉल जो इसके लिए ज़रूरत है दैट इज 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। ओके। ऑन द कंट्रीज जहाँ पर ये मेज होता है दैट इज नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, मैक्सिको एंड इंडिया। एंड इंडिया में ये होता है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। तो ये था फूड क्रॉप्स। हम लोग 4 फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़े और उसका जोग्राफिकल कंडीशन मतलब क्लाइमेटिक कैसा कंडीशन में फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है जिसमें ये क्रॉप्स होता है वो हम लोग देखे। क्या 4 फूड क्रॉप्स देखे हम लोग? राइस के बारे में राइस पढ़े, देन व्हीट, देन मिलेट्स एंड मेज के बारे में पढ़े। ओके। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स, जिसको हम रेशेदार फसल कहते हैं, जिससे रेशे निकालते हैं, जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, जो भी चीज़ फाइबर क्रॉप्स। ठीक है। तो फाइबर क्रॉप्स जिसमें आपको पढ़ना है दैट इज कॉटन एंड जूट। तो कॉटन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए दैट इज 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, इसका टेम्परेचर चाहिए। और इसका एनुअली जो रेनफॉल चाहिए दैट इज 50 to 100 सेंटीमीटर रेन वर्षा इसके लिए ज़रूरत है। और मेन बात इसके लिए एक है जो कपास कॉटन के लिए 210 फ्रोस्ट फ्री डेज मतलब पाला रही दिन ओस नहीं गिरना चाहिए। कपास का आप देखे होंगे आपके आसपास जो कपास के कॉटन के पेड़ होता है उसमें देखा होगा बारिश के समय बारिश आने से क्या हो जाता है, उसका वो एकदम सिकुड़ जाता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? फ्रोस्टलेस मतलब
पाला रहित, फ्रोस्ट फ्री डेज होना चाहिए 210 डेज। एंड सनशाइन, बहुत ज़्यादा सनशाइन होना चाहिए। इवन हम उसको जब पिकिंग करते हैं ना, तोड़ते हैं, तो बहुत अच्छा सनशाइन होना चाहिए, तभी उसमें जो है चमक आ जाता है। एंड जो सोइल चाहिए दैट इज ब्लैक एंड अलुवियल सोइल। एंड कंट्रीज वेयर दे आर ग्रोन आर China, USA, India and Pakistan. And the places where they are grown in India are Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh. Okay, next है jute. Jute भी fiber crops है and we call jute ऐसे गोल्डन फाइबर हम इसको कहते हैं। और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, और जूट से क्या बनते हैं, बैग्स वगैरह बनते हैं, कारपेट बनता है, ठीक है, ये सारा इससे। सैक आप देखो होगा, बस्ता जो बनता है ना, बस्ता है, कारपेट्स, ये सारा जूट से बनता है। तो जूट के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 34 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। एंड रेन दैट इज 100 to 150 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए। एंड सोइल जो है न्यू ग्रे अलुवियल सोइल। न्यू ग्रे अलुवियल सोइल मीन्स बाढ़ का जो मिट्टी, बाढ़ का पानी से जो मिट्टी जो जमा होता है ना, मतलब नया सोइल इसके लिए चाहिए, ताकि ये वैसा सोइल में ही बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। न्यू अलुवियल सोइल इसके लिए चाहिए। एंड द प्लेस वेयर इट इज़ ग्रोन इन the countries where they are grown as major crops are India and Bangladesh। and India में ये कहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम एंड उड़ीसा। तो अभी हम लोग फाइबर क्रॉप्स पढ़े, 2 फाइबर क्रॉप्स पढ़े, दैट इज कॉटन एंड जूट। नेक्स्ट है बेवरेज क्रॉप्स, यानी कि पेय फसलें जो हम पीते हैं, टी एंड कॉफ़ी। तो टी के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है दैट इज टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और इसके लिए रेंज चाहिए 150 to 250 सेंटीमीटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल इसके लिए हल्के बारिश की ज़रूरत है फॉर द टेंडर लीव्स, क्योंकि जो टी है उसका लीव्स को हम तोड़ते हैं, टेंडर लीव्स को तोड़ते हैं, उसको सुखा के फिर वो टी बनाते हैं, ठीक है। तो टी लीव्स के लिए, टेंडर लीव्स के लिए बारिश का होना ज़रूरी है। एंड टोपोग्राफी इसके लिए क्या है, जेंटल स्लोप चाहिए, प्लेन एरिया में नहीं है, थोड़ा जेंटल स्लोप में हम टी का खेती करता है। एंड सोइल वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल एंड फर्टाइल माउंटेन सोइल इज रिक्वायर्ड फॉर द टी प्लांटेशन। और ये टी क्या है, प्लांटेशन है। हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े प्लांटेशन क्या है। क्या है प्लांटेशन, एक लार्ज एरिया में जब व्हेन वी ग्रो ए सिंगल क्रॉप, उसको हम प्लांटेशन कहते हैं। ओके, एंड द कंट्रीज वेयर दे आर ग्रोन एज मेजर क्रॉप्स, केन्या है, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका। एंड प्लेसेस वेयर दे आर ग्रोन इन इंडिया, इंडिया में जहाँ ये ग्रो होता है दैट इज आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी पेय फसल है या बेवरेज क्रॉप्स हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेंटीग्रेड टू 28 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड रेंज चाहिए 100 to 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। और सोइल इसके लिए चाहिए वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल, और इसका भी टोपोग्राफी स्लोप होना चाहिए, ठीक है। और ये जो कंट्रीज जगह पर कॉफ़ी होता है दैट ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इंडिया। और इंडिया में कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ये कॉफ़ी का खेती होता है। सो द मेजर क्रॉप्स जो हम लोग अभी पढ़े, फूड क्रॉप्स पढ़े। फूड क्रॉप्स में क्या क्या पढ़े, राइस, wheat, maize and millet. Then we studied beverage crops, that is tea and jute. Then we studied fiber crops, that is cotton and jute. ओके, तो ये 8 मेजर क्रॉप्स आपके टेक्स्ट बुक में है। आप इसके क्लाइमेटिक कंडीशन समझ गए होंगे और कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं आप देख लिए। एंड इंडिया में ये कहाँ कहाँ पर है ये आप समझ गए, शायद आप नोट कर लिए होंगे। ये अभी ये मेजर क्रॉप्स आप लोग पढ़े, तो द पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो मेन पॉइंट्स एक एक क्रॉप्स के बारे में जो आपको याद रखने का मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, राइस इज अ स्टेपल फूड इन इंडिया। मतलब एक स्टेपल फूड है, मतलब खाद्यान्न, मुख्य खाद्यान्न फसल राइस है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में क्या खाते हैं, राइस खाते हैं। एंड व्हीट इज द सेकेंड मेन फूड क्रॉप आफ्टर राइस। एंड मिलेट्स आर नोन एज कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन मीन्स मोटा अनाज, इसको मोटा अनाज की कहते हैं हिंदी में। एंड मेज इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फोडर।
और इसको हम कोन भी कहते हैं। ये हम फूड के रूप में भी हम मक्का का उपयोग करते हैं और फोडर एनिमल के लिए भी हम इसका उपयोग करता है और इसको कोन भी कहते हैं। एंड जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर एंड ब्लैक सोइल इज नोन एज कॉटन सोइल, क्योंकि कॉटन के खेती के लिए फॉर कॉटन कल्टिवेशन द ब्लैक सोइल इज द बेस्ट। ओके, सो द ब्लैक सोइल इज नोन एज कॉटन सोइल एंड टी इज ए लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इसमें लेबर्स का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लीव्स हम तोड़ते हैं ना वो सारा लेबर्स तोड़ते हैं। मोस्टली लेडीज़ ये काम के लिए बहुत आगे, मतलब लेडीज़ को इस काम के लिए रखा जाता है, क्योंकि जो लीव्स है वो टेंडर लीव्स तोड़ना बहुत नाजुक हाथ से उसको तोड़ते हैं, इसीलिए। एंड इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। हमारे जो इंडिया का जो कॉफ़ी है ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट क्वालिटी में माना जाता है। तो ये था मेजर क्रॉप्स जिसके बारे में हम लोग पढ़े। एंड नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है, कृषि की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्यों कृषि की डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि जो दृष्टि से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द पॉपुलेशन हमको क्या एग्रीकल्चर पर डेवलपमेंट करना है। तो किस तरीके से हम इस एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के आधार पर डिमांड बढ़ता है, एग्रीकल्चर का क्रॉप्स का डिमांड बढ़ता है। तो क्रॉप्स का डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट, इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। जो एरिया पर हम फसल ग्रो करते हैं उसको और इंक्रीज करना चाहिए, तभी हम इन ज़रूरतों का डिमांड को पूरा कर सकेगा। एंड नेक्स्ट है नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन। जैसा हम भारत के जो कृषक है वो अपने खेत में 2 या 1 फसल को ही बोते हैं, लेकिन उसका नंबर को बढ़ाना चाहिए, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन उसको बढ़ाना चाहिए। एंड है इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी। हर जगह पर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होता है, सिंचाई की सुविधा नहीं होता है। क्या इरिगेशन बोलने से, जहाँ पर बारिश या रेन लेस होता है, कम होता है, तो कैनाल के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा हम जो है पानी खेतों पर पहुँचाए जाते हैं, उसको हम इरिगेशन बोलते हैं, सिंचाई है। तो वी हैव टू इम्प्रूव द इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड, HYV सीड्स का हमको उपयोग करना चाहिए, फर्टिलाइजर को यूज़ करना चाहिए और मशीनों का यूज़ करना चाहिए। देन द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ फूड सिक्योरिटी। मेन जो एम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का, दैट इज़ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या है? फूड सिक्योरिटी इज़ व्हेन ऑल पीपल हैव रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड टू स्टे एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। हर नागरिक को जब उसको रहने के लिए भोजन मिले, वो है फूड सिक्योरिटी। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर 2013 में ये एनेक्ट हुआ, लेकिन तब जो 60 करोड़ तक का पॉपुलेशन को ये फूड सिक्योरिटी अवेलेबल था इंडिया में। लेकिन 2019 में इसमें चेंजेस आए। अभी हमारे हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इसका फैसिलिटी है एंड मोर देन 80 करोड़ पीपल जो है इसका फैसिलिटी का उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। एक ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम में 5 ईयर प्लान में इसको इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उसका जो मेन सूत्रधार है वो है MS स्वामीनाथन। ये ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया था, मतलब एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइज तरीके से, मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड यूज़ किया, इरिगेशन शुरू किया, मतलब ताकि जो खेत है उसका प्रोडक्शन को बढ़ा सके, जो प्रोड्यूस होता है प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सके। इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन हमने स्टार्ट किया और हमने इसके लिए हमको इसका बहुत अच्छे गुड रिजल्ट भी मिला है। हम इस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में अभी हम आत्मनिर्भर है, तो ये थ्रू द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये सारा प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट करते हैं ताकि हमारा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो सके, बिकॉज 68% ऑफ और इंडियन पीपल्स आर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। हमारा जो GDP है वो 68 एग्रीकल्चर क्षेत्र से ही हमको जो GDP है एग्रीकल्चर क्षेत्र से मिलता है, क्योंकि 68% ऑफ पीपल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो इस GDP को बढ़ाने के लिए हमें, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर को इम्पोर्टेंस देना है, दैट इज और एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को हमको बहुत इम्पोर्टेंस देना है, तभी
तभी हम जो है डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप कंट्री में हम आ सकता है। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड at different places in different parts of the world. Developing countries with large population usually practice intensive agriculture. जैसे डेवलपिंग कंट्री हमारा इंडिया है, तो हम क्या है, हम लोग फर्स्ट पार्ट में मैंने जैसा पढ़ा है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जहाँ पर फार्मर्स क्या है छोटा प्लॉट पर एग्रीकल्चर करता है, ठीक है। एंड तो डेवलपिंग कंट्री में क्या है, वी प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर अपना ज़रूरत सब्सिस्टेंट के लिए, अपना ज़रूरत के लिए। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो वहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में सब क्या कमर्शियल फार्मिंग है, जहाँ पर फार्म बहुत बड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये एक केस स्टडी हम लोग करेंगे एक भारत के गांव के और USA का, तो आपको ये समझ में आ जाएगा द डिफरेंस एक भारत के एक फार्मर जो फेस करता है और USA का जो फार्म है, इसका जो डिफरेंस है ये हमको देखने को मिलेगा। तो मैं एक फार्म, एक इंडिया का एक हमारे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में मुन्नेलाल बोल के व्यक्ति रहते हैं, वैसे फार्मर, उसका जो ज़मीन है दैट इज़ 1.5 एकड़ ज़मीन है उसका, उस पर वो खेती करता है और वो रहता है अपने खेत में नहीं, पास के विलेज में रहता है और ही ग्रोस 2 to 3 क्रॉप्स इन इस फील्ड, अपने फील्ड में वो 2 से 3 तक का क्रॉप्स को ग्रो करता है। एंड वो अल्टरनेट हर साल के 1 साल के बाद अल्टरनेट ईयर्स में वो हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स खरीदता है और अपने खेत में वो खेती करता है। एंड उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, ही यूज्ड टू लेंड ट्रैक्टर फ्रॉम हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड के जो ट्रैक्टर है वो रेंट में लेता है, किराए भाड़े में लेता है और उससे वो अपना खेती करता है। और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स अभी भी हैं जो ट्रैक्टर भी रेंट में नहीं ले सकता, वो हल चलाकर खेती करते हैं, स्टिल दे आर टिलिंग इन देयर लैंड। तो ऐसा वो खेती करता है और उसके खेत में जो है वो 2-3 बफेलोस को पालते हैं, थोड़ा हैन है उसके पास, तो उससे जो दूध मिलता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेचता है और वेटनरी के थ्रू या कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स है, एल्डर्स है, उसका फ्रेंड से वो एडवाइस लेता है कि उसको खेती कैसा करना चाहिए, अपने पशुओं को कैसा ध्यान रखना चाहिए। ये सब मुन्नेलाल अपने फ्रेंड से या कभी कभार जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या वेटनरी के डॉक्टर्स है उससे वो कंसल्ट करता है। मोस्टली ही कंसल्ट विथ हिज फ्रेंड्स और एल्डर्स। और उसके बाद उसका जो भी प्रोडक्शन होता है वो ही सेल्स इन द मार्केट, अपने मार्केट लेके जाते हैं और उसको सेल करते हैं। और समटाइम्स ही गेट गुड प्राइस फॉर हिज प्रोडक्ट्स, कभी कभार उसको अच्छे दाम मिल जाता है प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन कभी कभार डिमांड ना होने के कारण ये उसको अच्छे प्राइस मार्केट में नहीं मिलता है। क्योंकि प्राइस कब बढ़ता है, जब देयर इज डिमांड होता है, कोई भी चीज़ का डिमांड होता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाता है। तो कभी कभार ये मुन्नेलाल को क्या है, जो अपना वो खेती करता है वो प्रोडक्ट्स का दाम मार्केट में ठीक से नहीं मिलता है, यानी कि डिमांड कम होता है, तो उसके पास स्टोरेज नहीं है, जिसके कारण वो कम दाम में उसको वो जो प्रोडक्ट्स है उसको बेचना पड़ता है। अगर उसका पास स्टोरेज प्लेस होता, ठीक है, जहाँ पर वो स्टोर कर सकता था, उसको वो स्टोर कर सकता था और जब डिमांड आता मार्केट में तब वो बेच सकता था, ठीक है। लेकिन स्टोरेज नहीं है, जिसके कारण उसको मजबूरन ही हैज टू सेल द प्रोडक्ट्स इन ए लो प्राइस में उसको बेचना पड़ता है। ये है एक भारत का एक किसान। लेकिन इससे भी इसका क्या है, 1.5 एकड़ है, लेकिन इससे भी कम एकड़ वाले खेत रखने वाले किसान हमारे भारत में हैं। अभी हम पढ़ेंगे एक फार्म इन यूएसए में क्या है, एक फार्म का जो एरिया रहता है दैट इज 250 एकर्स। आप देखो कितना डिफरेंस है। इंडिया में मोस्टली क्या है, मतलब ज़्यादा से सबके पास नहीं है, 1.5 हेक्टेयर है, तो यूएसए में कितना है, 250 हेक्टेयर ज़मीन है एक फार्मर के पास होता है। तो मैं यूएसए का एक फार्मर जो के बारे में बता रही हूँ, उसका 300 हेक्टेयर्स का फार्म है एंड ही ग्रोस मोर देन 5 क्रॉप्स इन ए ईयर। अपने खेत में वो 5 क्रॉप्स को ग्रो करता है। यूएसए का फार्मर जो है, ही इज लिंक्ड विथ ए साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम एंड थ्रू सैटेलाइट्स ही गेट्स
the correct picture of his field. From time to time he sends soil samples to testing laboratory. अपना जो खेत का जो soil है, मिट्टी है, उसको भी laboratory भेजता है ताकि उसको वो टेस्ट कर सके और उसमें fertility नहीं है, ये सब देखता है. And he has his own tractors, seed drills, leveler, combine harvester and thresher. सारा machine उसका अपने ही है, अपना पास है. And he stores grain in his own store. And there is no need for him to lend money from anyone. जबकि भारत के जो मुन्नेलाल है, वो sometimes he lent money from the nationalized bank. ठीक है, लेकिन इसके लिए वो lent पैसा उधार लेने का ज़रूरत नहीं होता. He works like a businessman and not like a farmer, USA का farmer. तो ये हम देखें कि ये USA और हमारे भारत के फार्मर का क्या डिफरेंस है. सो हमें क्या है, हमारे जो फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए हमको बहुत और भी कदम उठाना चाहिए. तो हर बार हम देखते हैं नया नया स्कीम इंट्रोड्यूस करते हैं. तो अभी भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो है न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस किया. मैं उसके बारे में 2-3 स्कीम के बारे में बताना चाहती हूँ. फर्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसलिए शुरू किया टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स यील्ड्स. सेकंड है प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना to providing minimum pension of rupees 3,000 per month to those who attain 60 years of age. और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना to improve farm productivity and ensure better utilization of the resource. नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान यानी कि किसान सम्मान निधि. इसमें क्या है, प्रोवाइड ऑल स्मॉल एंड marginal farmers will get up to rupees 6,000 per year as minimum income support. तो ये नया स्कीम है जो इंट्रोड्यूस किया, आपके किताब में नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि ये सारे योजना मतलब हर गवर्नमेंट नया स्कीम लॉन्च करता है ताकि हमारे प्राइमरी सेक्टर, हमारे कृषक जो फार्मर्स है वो आगे बढ़ सके और हमारा कंट्री का डेवलप हो सके और हम डेवलप कंट्री में गिना जा सके. ओके, I hope you understood the lesson. Thank you. Stay home, stay safe.